अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीबीएस में परवाज बोर्ड सीरीज में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए लाए हैं। वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स बिगिन विथ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी टीम जो है बहुत कॉम्पैक्ट टीम है हमारी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी आगे फ्यूचर में। तो उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन इज एज यूजुअल, आप जानते बेटा एमसीक्यू टाइप हम पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है भाई, ये किस तरीके का होता है? ऑप्शन ए है डिस्पर्सिव, ऑप्शन बी है कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी है सेमी कंजर्वेटिव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज सेमी कंजर्वेटिव। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूंगा भाई, यहां से हम इसको टिक करते हैं। तो अब बेटे देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये जो सेमी कंजर्वेटिव होता है, देखिए क्या होता है ये सेमी कंजर्वेटिव, थोड़ा सा आइडिया आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर एक ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास एक पेरेंट डीएनए, ठीक है ना भाई। अब रेप्लिकेशन क्या होता है भाई, आपको पता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है अपना रेप्लिका जनरेट करने की, यानी कि अपना कॉपी नंबर डबल करने का। भाई देखो, अगर ये एक डीएनए है भाई, अगर ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, आपको बेसिक चीज तो डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में पता होगी भाई। डबल स्ट्रैंडेड होती है, दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है, वो सब चीज। देखो पहले क्या होता है भाई, पहले होता है कि ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे से अनवाइंड हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए बेटा मेरा ये दो स्ट्रैंड जो है ये अनवाइंड हो गई, ठीक है ना, मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट गए और ये दो स्ट्रैंड जो है भाई ये अलग अलग हो गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये 3'5' स्ट्रैंड अलग है और ये जो है ना मेरा बच्चा ये भी 3'5' स्ट्रैंड ये रहे। अब डीएनए मॉलिक्यूल पहले हमारे पास कितने थे भाई? डीएनए मॉलिक्यूल जो हमारे पास था वो था मेरा बच्चा एक। अब देखिए, अब ये स्ट्रैंड जो है ये एक्ट करेगा एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, ये एक्ट करेगा एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड। तो और इसके ऊपर ये टेम्पलेट का काम करेगा और इसके ऊपर एक नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो स्ट्रैंड है ये भी टेम्पलेट का काम करेगी और इस पर भी एक नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल था। तो रेप्लिकेशन के बाद, पोस्ट रेप्लिकेशन के बाद मेरा बच्चा हमारे पास एक से कितने डीएनए बने भाई? दो डीएनए बने। इसी प्रॉपर्टी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब देखिए यहां जो पेरेंटल, ये जो हमारे पास दो नए डीएनए मॉलिक्यूल आ गए, अगर आप इनको गौर से देखेंगे, ये जो येलो कलर से आपका स्ट्रैंड दिख रहा है भाई ये पेरेंटल था, यानी कि इस डीएनए में एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है और एक जो ये व्हाइट से बनाई मैंने ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो यहां पर भी एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है और अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे बच्चे, यहां पर भी एक पेरेंटल है और यहां पर भी एक पेरेंटल है। यानी कि रेप्लिकेशन के बाद अगर आप देखोगे ये जो दो डीएनए मॉलिक्यूल है, दोनों नए डीएनए जो बने भाई, इनमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है बेटा। इसी को हम कहेंगे कि ये जो दोनों नए डीएनए मॉलिक्यूल बने भाई ये पार्शियल या ये 100% कंजर्व्ड नहीं है भाई, ये हाफ कंजर्व्ड है। इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको मेसल-स्टॉल एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करते भाई। यहां पर तो वो डिटेलिंग नहीं चाहिए आपको। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनसाइड। तो पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई। ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा मेरा जब भी ये डीएनए है ना बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना, दैट्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनना बेटा? आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है मेरा बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। अब भाई मैं देखो यार, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, क्रिप्शन का मतलब क्रिप्टेड, हिडन मैसेज को ट्रांसफर करना। यानी कि जो डीएनए की बेस सीक्वेंस में हिडन मैसेज होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वही आरएनए में ट्रांसफर करना बेटा, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं भाई। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, यहां ये आपको ध्यान से देखना है, ये यूकैरियोट्स का पूछ रहा है भाई। अगर प्रोकैरियोट्स में देखोगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है बेटा ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि आपको पता है यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये डीएनए कहां होता है? प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में, और बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर ही
क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इट इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो हो गया बेटा मेरा किस सेल के केस में, प्रोकैरियोटिक, यानी कि जहां डीएनए है वहीं से इसका आरएनए बनना सिंथेसाइज हो जाएगा, यानी कि यहां से मेरा बच्चा बनेगा। मान लीजिए आप यहां से बनेगा भाई क्या, हाँ शाबाश बोलो बेटा, यहां से बनेगा आरएनए। कहां बना, साइटोप्लाज्म में। लेकिन पूछा क्या गया, यूकैरियोट में। यूकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं बेटे, अगर ये सेल है तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, और डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर है, वही न्यूक्लियस के अंदर ही क्या हो जाएगा बेटा, डीएनए से क्या बनेगा बेटा, आरएनए बनेगा। तो इसको हम कहेंगे कहां हो गया, न्यूक्लियस के अंदर। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और यूकैरियोट में बेटा मेरा कहां, न्यूक्लियस के अंदर होता है। वेरी वेरी गुड। Who provided the unequivocal proof that DNA acts as the genetic material? देखो भाई, इसके लिए आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे। एक तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में जो है वो है ग्रिफ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिसने एक बैक्टीरिया पर काम किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो वहां प्रूव किया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा है भाई बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना बेटा, कॉलिन मैक्लॉयड, है ना, मैकल मैकर्टी, ऑसवाल्ड एवरी, जिन्होंने फिर इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। लेकिन सबसे पहले ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन यहां अनइक्विवोकल, मतलब विच इज नॉट देन, जिसने हमेशा के लिए इस चीज को प्रूव किया कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी कुछ साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हो पाए बेटे इस एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। लेकिन फिर जो अल्टीमेट प्रूफ आ गया, जिसके बाद बातें इस पर बंद हो गई कि अब नहीं यार, अब तो क्लियर है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये प्रूव किया भाई who provided unequivocal proof that DNA is genetic material, DNA genetic material है बेटा, इसका unequivocal proof दिया बेटा एल्फ्रेड हर्शी एंड मराथा चेज एक्सपेरिमेंट से बेटा, है ना, 1952 में इन्होंने ये काम किया बेटा। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। Which of the following is not the property of genetic code? आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो इस बात में जेनेटिक कोड नहीं बोलूंगा कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रिपलेट होता है, ये आप जानते हैं भाई, यूनिवर्सल होता है, ये भी आपको पता है, डिजेनरेट होता है, ये भी आपको पता है, एम्बिग्युअस, जेनेटिक कोड कभी भी एम्बिग्युअस नहीं होता बेटा, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मतलब इसका ये जवाब रहेगा, एम्बिग्युअस नहीं होता है जेनेटिक कोड। ये आगे आने वाले पार्ट में मैं डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगा। Which of the following is not a post transcriptional modification in eukaryote? देखो भाई, अगर यूकैरियोट्स का मान लो ये डीएनए है, आराम से समझ लेना बेटा, ये यूकैरियोट्स का क्या है भाई, ये यूकैरियोट्स का डीएनए है, और ये जो डीएनए है ना बेटा मेरा, आप जानते हैं, अभी अभी मैं आपसे बता के आया हूं कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है बेटा, मान लीजिए इससे बन गया आरएनए। अब जो आरएनए बन गया, ये जो आरएनए बना भाई, इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। अगर आपको याद होगा, इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। मैं इसको डायरेक्टली एमआरएनए नहीं कहते भाई, सॉरी, इसको हम डायरेक्टली एमआरएनए नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आपको पता है भाई, इसमें इंट्रॉन्स रहते हैं, एक्सॉन्स रहते हैं, है ना, ऐसे इंट्रॉन एक्सॉन रहते हैं बेटे। अगर आपको ये है, ये एक्सॉन है, मान लो ये इंट्रॉन है, अगर ये एक्सॉन है, मान लो ये इंट्रॉन है, मान लीजिए एक्सॉन है, आगे एक्सॉन है भाई। तो जो भी भाई आपको मैं ये ऐसे बोल रहा हूं भाई, ये जो हमारा डीएनए से आरएनए बना, इसको डायरेक्टली एमआरएनए नहीं कहना भाई, ये मैच्योर आरएनए भी नहीं है, ये मैसेंजर आरएनए नहीं है, ये एचएनआरएनए कहलाएगा। और ये प्रोसेस आप जानते हैं, ये कहां पर हो गया भाई, ये सारा हो गया मान ले न्यूक्लियस के अंदर। ये जो चीज यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये भाई न्यूक्लियस है मेरे बच्चे, वेरी वेरी नाइस। अब एचएनआरएनए में आपको मॉडिफिकेशंस करनी है। देखो डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को क्या कहोगे, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कहोगे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना, प्रोसेस को कहोगे ट्रांसक्रिप्शन, और आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो है एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसकी ढेर सारी
प्रोसेसिंग हो जाती है, मतलब इसको एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं आपको कहूंगा भाई, ये जो एक्सॉन होते हैं ये कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। अगर मैं यहां से लिखूंगा, ये जो एक्सॉन्स होते हैं बेटे, ये क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंसेस। ये कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना बेटा। ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं मेरे बच्चे, इंट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे? नॉन कोडिंग। तो पहले क्या किया जाता है, मान लीजिए एक तो ये चीज है, दूसरा ये न्यूक्लियस के अंदर बना, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बना, वहां ढेर सारी न्यूक्लियसेस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इसलिए हमें इस एचएनआरएनए के एंड्स को सील करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहां पर मान लीजिए अगर ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, यहां पर एक हम टेल बनाते हैं 3' एंड पर, जो एडेनिन रेजिड्यूज का बना, एडेनोसिन रेजिड्यूज का बना होता है भाई, तो इसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे पॉली ए टेल। वेरी गुड। और यहां पर ये जो 5' एंड होता है बेटे, यहां पर प्रोटेक्शन के लिए हम एक कैप बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप, 5mg, है ना बेटा, 5mg मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या एनसीईआरटी में या ऐसे लिखा है 3 बार फॉस्फेट, 5mg कैप। देखो दो चीजें हमने करनी, डीएनए से जो आरएनए बना डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता, एचएनआरएनए बनता भाई, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजेनस क्यों? क्योंकि इसमें 2 किस्म के सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सॉन जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन रहता है, इंट्रॉन जो होता है मेरे बच्चा, इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग होता है, उसमें कोई भी अमीनो एसिड कोड करने की मतलब ना इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब ये होमोजेनस है कि हेटेरोजेनस, वो तो समझ आया आपको ये हेटेरोजेनस है, इसलिए इसको कहते हैं एचएनआरएनए। दूसरा जो प्रॉब्लम इसका होता है, इसके एंड्स को न्यूक्लियस अटैक कर सकते हैं, इसलिए इसके एंड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 5' एंड पर हम एक कैप बनाते हैं, उसको कहते हैं 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप, और यहां पर एक टेल बनाते हैं भाई, इसको हम कहते हैं पॉली ए टेल, जिससे स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाद मैं कहूंगा हम ये इंट्रॉन्स जो होते भाई, ये इंट्रॉन्स जो होते भाई, सॉरी एक्सॉन्स जो होते हैं, इनको रिमूव करते हैं, ऐसे एक्सॉन्स रिमूव करेंगे, ऐसे एक्सॉन्स रिमूव करेंगे। एक्सॉन रिमूव करने के बाद क्या हो जाता है बेटा, फिर से एक्सॉन्स का ऐसे जोड़ा जाएगा, ठीक। तो 3 चीजें हमने कर दी। एक तो हमने एक्सॉन्स को रिमूव किया, एक्सॉन के रिमूवल को हम कहते हैं, सॉरी इंट्रॉन्स को हमने रिमूव किया, इंट्रॉन्स के रिमूवल को हम बेटा क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम एक चीज करते भाई, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होगा भाई? स्प्लाइसिंग किसको कहेंगे? इंट्रॉन्स को रिमूव करना, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव करना। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है, क्या ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? ये तो है, स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा भाई, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पॉली ए टेल बना लिया भाई, 3' एंड पे पॉली ए टेल बनाया, इस टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, 3' एंड को प्रोटेक्ट करने। 5' कैप फॉर्मेशन, 5' एंड पर आपने क्या बनाया भाई? इसका कैप बना लिया, तो ये भी ट्रू है। तो नन ऑफ दिस, इनके लिए ये सब जो है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में आते हैं। वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? देखो भाई, ये जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये क्या है? ये मान लो ये मेरे बच्चे डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है भाई आरएनए, और आरएनए में आप जानते हैं 3 किस्म के आरएनए होते हैं भाई, एक होता है एमआरएनए, ठीक है ना, और चलो मैं यहां पर ये नहीं लिखूंगा। तो आरएनए आपको पता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है बेटे, इसको कहते हैं हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ डीएनए से आरएनए बनने को अभी मैंने कहा, क्या कहा था भाई? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं मेरे बच्चे। याद करो भाई, आराम से याद करो, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? कि ये कहता है कि जो डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। सो व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा यही है, डीएनए से, हाँ आप डीएनए बना सकते हैं, उसको रेप्लिकेशन कहेंगे, वो अलग बात है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए तक जाती है और आरएनए से प्रोटीन तक जाती है। तो सेंट्रल डॉगमा का मानना है द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो
जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मेरा बच्चा ये फ्लो करता है, इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम, हाँ बोलो भाई, दैट इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। तो ये बच्चा मेरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसको दिया था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो था, इट वाज गिवन बाय क्रिक, फ्रांसिस क्रिक ने इसको बेटा प्रपोज किया कि इस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाती है, इसको क्रिक साहब ने बेटा समझाया था। लेकिन अब बच्चों आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन में रख रहा हूं भाई, बताइए मुझे रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज द रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, किसको कहते हैं बेटा, और किसने दिया था भाई? मुझे आपके रेस्पॉन्सेस का, मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा भाई कमेंट बॉक्स में। जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो जरूर आप मुझे आंसर करेंगे कि व्हाट इज द रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिवर्स क्या है, किसने दिया था, क्या है, इसके बारे में आप बेटा मेरा याद करेंगे। तो यहां पर एक चीज ऐड करेंगे, अगर एक चीज, सर्टेन वायरसेस डू नॉट फॉलो इट, सर्टेन वायरसेस डू नॉट फॉलो। देखो ये एनिमल, प्लांट, फंजे, ब्रायोफाइट, एल्गी सब में फॉलो होता है, लेकिन कुछ वायरस, मैंने नहीं कहा सारे वायरस, सर्टेन वायरसेस डू नॉट फॉलो व्हाट, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वही तो आपको बोलना है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये बच्चा मेरा याद करना, बस सेंट्रल डॉगमा के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको काफी है बेटा, तो इसको अच्छे से कर लेना। डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड आरआरएनए, आइए बेटा बनाते हैं, यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के फॉर्म में इसको डिस्कस भी करेंगे हम। ये देख बेटा, आजा बेटा कुछ डिफरेंसेस आपको बताते हैं। यहां से हम लिखेंगे mRNA और यहां से लिखेंगे हम बेटा tRNA। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पहले आप इनके फुल फॉर्म्स लिख लीजिए। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर आरएनए। लिख लेना ये इस तरीके से, यहां जो एम है ना बेटा, एम मैसेंजर डिनोट करता है और टी जो है ट्रांसफर डिनोट करता है। एमआरएनए जो होता है ना बेटा, इसका काम क्या है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। इसका काम है, इट कैरीज, शाबाश बेटा, it carries information of protein synthesis, it carries information of protein synthesis, ये प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को, it carries information of protein synthesis from DNA टू राइबोसोम। ठीक, ये आप लिख सकते हैं भाई। ट्रांसफर आरएनए, व्हाट इट डज, इट कैरीज टीआरएनए, सॉरी, इट कैरीज अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। इनका काम ये है। ये आप दूसरा डिफरेंस डालेंगे बेटा वहां पर। तीसरा क्या आएगा बेटा आपको, तीसरा आएगा आपको ये जो एमआरएनए है ना बेटा, एमआरएनए इज द मोस्ट अनस्टेबल आरएनए ऑफ द सेल्स। ये सबसे अनस्टेबल आरएनए होता है बेटा। कौन, इसका सबसे कम हाफ लाइफ टाइम होता है बेटा। इट्स द मोस्ट अनस्टेबल आरएनए ऑफ द सेल्स, most unstable RNA, and has least lifespan, least, ओहो
बेटा यहां क्वेश्चन में एक चीज करेक्शन करना, यहां डाल देना बेटा मेरा टीआरए, यहां टीआरए डाल देना। मुझे लगा क्वेश्चन में बेटा टीआरए है, असल में एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, वहां है डिफरेंशिएट बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरए। मैं इसी सीक्वेंस को दिमाग में रख के आपको डिफरेंस दो के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। तो यहां पर आप टीआरए से बेटा मतलब है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट अनस्टेबल आरएनए है एंड हैज लीस्ट लाइफ स्पान, ठीक है ना। इसका तो ठीक होता है भाई, ये इट इज मोर स्टेबल देन एमआरएनए, लेस देन आरआरएनए, इट इज मोर स्टेबल देन, इट्स मोर स्टेबल देन शाबाश एमआरएनए। देखो यार, आपको एक और बात यहां पर याद करनी है। सर याद क्या याद करेंगे भाई, आपको याद करना है भाई, जो ये आरएनए बनते हैं ना, ये डीएनए से ही बनते हैं, चाहे एमआरएनए हो डीएनए से बनता है, टीआरएनए हो डीएनए से बनता है, आरआरएनए हो डीएनए से बनता है। ये एमआरएनए जो है भाई, इसको बनाने का रोल जो है बेटा, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, it is synthesized from DNA, it is synthesized from DNA by RNA polymerase second। देखो जो एंजाइम इसको बनाता है ना भाई, किसको, एमआरएनए को, जो एंजाइम बनाता है डीएनए से, वो है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और जो इसको बनाता है भाई, वो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बस इतना सा याद करेंगे आप, इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो अब आएगा तो यही 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। तो और भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, तो वो लेकिन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप लिख सकते बेटा। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2 to 10% ऑफ द व्हाट कॉल्ड एज सेल्यूलर आरएनए। ये 2 से लेकर 10% तक सेल में मिलता है, ये उससे बहुत कम होता है, 1 to 2% बेटा, ठीक है। ये भी आप डाल सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टीआरएनए प्रमोटर इंट्रॉन, टीआरएनए प्रमोटर इंट्रॉन। चलो अब टीआरएनए यहां हो गया, अब यहां पर हम इसके बदले में डालेंगे आरआरएनए। चलिए टीआरएनए तो हो गया, अब हम आरआरएनए की बात करेंगे। देखो ये आरआरएनए क्या चीज है, आरआरएनए जो है इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि इसका मेन काम होता है, ये राइबोसोम फॉर्मेशन में काम में आता है बेटा। इट फॉर्म्स द इट्स कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, because it's the structural component of ribosomes। ये पॉइंट आपने बेटा अच्छे से याद करना है। आरआरएनए के बारे में एक और पॉइंट जो है वो है बेटा मेरा मोस्ट अबंडेंट आरएनए ऑफ द सेल, मोस्ट अबंडेंट आरएनए ऑफ द सेल, मोस्ट अबंडेंट आरएनए ऑफ द सेल। अगर आप सेल में एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए को कंपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपको आरआरएनए। क्या मिलेगा बेटा, आरआरएनए, मोस्ट अबंडेंट। इसके बाद आप लिख सकते हैं इट्स द मोस्ट स्टेबल आरएनए ऑफ द सेल, इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए ऑफ द सेल, इट इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए ऑफ द सेल। ये पॉइंट भी आपको बेटे मेरे याद करना पड़ेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है बेटा, इसको बनाने में जो आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है वो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसको बनाने में जो काम आता है भाई, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। उसके बाद इसके बारे में आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं। देखो बेटा, ये राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाते हैं, मतलब जैसे आपको पता है भाई, अगर आप राइबोसोमल सब यूनिट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में जो होता है भाई, यूकैरियोट्स में होता है आपके पास कौन सा राइबोसोम, हाँ बेटे एटीएस। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं बेटा, कौन कौन सा, हाँ आपके पास 2 सब यूनिट्स होते बेटा, दैट इज 6टीएस
40s। और इसी तरीके से प्रो में आपके पास होते हैं, प्रोकैरियोट में आपके पास होते हैं 70s राइबोसोम, जिसके 50s और 30s सब यूनिट्स होते हैं। ये सब यूनिट सारे जो होते हैं ना बेटा, ये 60s ये आरआरएनए इसमें होता है। अब कौन सा होता है वो आपको याद नहीं करना है, 40s में भी आरआरएनए होता है, यहां सब आरआरएनए होता है। देखो एक तो स्ट्रक्चरल रोल इसका हो गया, दूसरा इसका है it has also catalytic role, it can also act as an enzyme and catalyze what you call as peptide bond formation. It has catalytic property as well, it has catalytic property as well, इसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये आपका हो गया टीआरएनए, सॉरी टीआरएनए तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, मैंने इसको रिप्लेस किया था, टीआरएनए को हमने आरआरएनए से रिप्लेस किया था। एंड इतना जो इंफॉर्मेशन है बेटा आपके लिए ये बहुत काफी है, हो गया ना बेटे। अब दूसरा आ रहा है प्रमोटर। अब सर ये प्रमोटर क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल्ड में, जब आप क्लासरूम में पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास डीएनए में एक चीज होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक पार्ट होता है भाई डीएनए में जिसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ना बेटा, उसमें आप तीन चीजें पहले देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? इट इज द पार्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो भाई मेरे, पहले ये याद करना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है ये डीएनए का पार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए, that segment of DNA which is involved in transcription। जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है बेटा, ये याद रखना। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पी का मतलब प्रमोटर, जिसके बारे में आपको पूछा गया है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। हम जो यहां बात करने जा रहे हैं भाई, हम प्रमोटर के बारे में ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा मेरा क्या, प्रमोटर के बारे में। सर हम अब इस प्रमोटर के बारे में क्या लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मेरे, पहले आप ये बताओ, ये डीएनए की सीक्वेंस है कि आरएनए की सीक्वेंस है? बताइए। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस। प्रमोटर जो है भाई, याद करो, प्रमोटर जो है ना बेटा, ये एक डीएनए सीक्वेंस है, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस। ठीक, इट्स अ डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज, where RNA polymerase binds during transcription। याद करो ये पॉइंट। देखो भाई मेरे, है तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट, मगर कौन सा पार्ट? देखो भाई, जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोल रहा था, या पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? डीएनए से आरएनए बनता है। अब डीएनए से आरएनए बनने के लिए एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है बेटे। यहां पर मान लीजिए ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड हो जाता है। अब याद रखना है, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर के साथ विद द हेल्प ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट्स कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। मैं लिखूंगा आरएनए पॉलीमरेज binds at promoter sequence, binds at promoter sequence with the help of sigma factor। सिग्मा फैक्टर की मदद से यहां पर बाइंड कर लेता है। देखिए, अगर आपको पूछा, अगर आपको लिखना है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमोटर, अगर इस प्रमोटर सीक्वेंस में कोई चेंज आ गई, मतलब म्यूटेशन हो गई या कुछ और डिलीशन हो गया, कुछ हो गया, जो आरएनए पॉलीमरेज है इट वुड नॉट बी एबल टू करेक्टली बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये बेटा अपनी स्पेसिफिसिटी को लॉस करेगा,
कहीं पर जाके रैंडमली बाइंड करेगा। तो ये पॉइंट जरूर ऐड करिए कहीं पर बेटा, आप यहां पर आप ऐड कर लीजिए ये पॉइंट कि इफ प्रमोटर सीक्वेंस इज म्यूटेटेड, इफ प्रमोटर सीक्वेंस इज म्यूटेटेड, अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ गई, देन RNA polymerase would lose its specificity. Then RNA polymerase will lose its specificity. ये अपनी स्पेसिफिसिटी को लूज करेगा। देखो भाई, अगर यहां पर कोई वेरिएशन आ गई ना प्रमोटर सीक्वेंस में, आरएनए पॉलीमरेज को ये पता ही नहीं रहेगा कि कहां पर बाइंड करना है, ये रैंडमली कहीं पर जाकर भी बाइंड करेगा और इससे ट्रांसक्रिप्शन का पूरा मामला खराब हो जाएगा बेटे। अब इसी क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा जो इसमें था पार्ट वो था इंट्रॉन। अभी अभी मैंने आपको बोला भाई, रॉबर्ट शार्प के द्वारा सुना हुआ, मतलब बोला हुआ कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, दैट इज स्प्लिट जीन। अब आपको पता है भाई, जब एचएनआरएनए बनता है ना भाई, एचएनआरएनए भी मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें मैंने बोला आपके पास एक्सॉन्स होते हैं, इसके बाद इंट्रॉन्स होते हैं, इसके बाद एक्सॉन्स होते हैं, इसके बाद इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन अल्टरनेटिव ऐसे प्रेजेंट होते हैं भाई। इंट्रॉन क्या है? अब इंट्रॉन जो है भाई, इट इज नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट इन द आरएनए, ठीक है ना। आप इस तरीके से लिखेंगे, द यूकैरियोटिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स, यूकैरियोटिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स, स्प्लिट जीन्स यानी कि इनमें इंफॉर्मेशन स्प्लिट्स में होती है। दूसरा लिखेंगे आप, एचएनआरएनए कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एज वेल एज इंट्रॉन्स, इसमें दोनों रहते हैं बेटे, एक्सॉन्स भी और इंट्रॉन भी। अब इंट्रॉन क्या है बेटा? इंट्रॉन के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए और ऑफ द एचएनआरएनए। देखो भाई, तो आप लिख सकते हैं इट इज दैट सीक्वेंस ऑफ, इट इज दैट सीक्वेंस ऑफ एचएनआरएनए which does not code for any amino acid, which does not code for any amino acid। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है बेटा जो किसी भी एमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। कौन? इंट्रॉन। इट इज दैट सीक्वेंस ऑफ एचएनआरएनए। तीसरा लिखेंगे आप, इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन मैच्योर आरएनए और एमआरएनए। यहां एम से मतलब मैच्योर नहीं है, मैसेंजर, मतलब फाइनल जो होता है मैसेंजर आरएनए, उसमें ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, हो गया ये क्वेश्चन भी बेटा, इसके यही 3 पार्ट थे। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो बेटे, जो भी मॉलिक्यूल एक्ट करना चाहेगा जेनेटिक मटेरियल, उसमें 3 मतलब 4 उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, that should be structurally as well as chemically stable। देखो भाई मेरे, फिर हम ये डीएनए पर अप्लाई करेंगे। जो भी मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं जेनेटिक मटेरियल का काम करूं, पहला उसका होना चाहिए वो स्ट्रक्चरली एज वेल एज केमिकली स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 इज, जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए बेटा, एक तो क्या ये स्ट्रक्चरली और है ना केमिकली स्टेबल होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका, ठीक है ना बेटे, ये भी आपको याद करना है। तीसरा है इट शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंज। चौथा है
it should be able to express, it should be able to express itself in the form of मेंडेलियन फैक्टर्स। देखो बेटा, ये पहले चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो आपको वहां लिखना है। आपको तो बाय नाउ ये चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड के लिए वो क्वेश्चंस है जो आपको प्रोबेबिलिटी जिनकी पूछने की ज्यादा होती है बेटा, और इन्हीं को थोड़ा हम ब्रश अप करते हैं अगेन। तो पहला, ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में। नंबर वन, स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, अपना रेप्लिका जनरेट करना चाहिए, इसके पास म्यूटेशंस का थोड़ा स्कोप होना चाहिए, तीसरा ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे मैं आपको अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं लूंगा भाई मेरे डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है और केमिकली भी स्टेबल है। देखो, अगर आप डीएनए देखेंगे, आप सब लोग जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ये बहुत स्टेबल होता है बेटे, तो ये स्ट्रक्चरली स्टेबल हो गया। तो डीएनए इज स्टेबल, डीएनए इज स्ट्रक्चरली स्टेबल। DNA is structurally stable due to its double-stranded nature. Double-stranded nature की वजह से ये स्टेबल होता भाई, ठीक है ना। It is chemically stable as well. सर क्या मतलब केमिकली स्टेबल? इसमें आपको पता होगा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है जो कि स्टेबल होता है बेटा, ठीक है। इसमें आपके पास थाइमीन बेस रहता है विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरेसिल, आई कैन से। और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल तो है, ठीक है ना। दूसरा क्या था भाई, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। देखो, इसमें एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन है, ये अपने आप को डबल कर सकता है। यानी कि अगर ये पढ़ा है ना मेरे बेटे इससे पहले, अगर आप डीएनए जो है भाई, इसके पास प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, रेप्लिकेशन की। देखो, जो अगर देखो भाई मेरे, अगर मैं बोलूंगा ये सेल है, सेल में ये प्रोटीन है, मैं बोलता ये प्रोटीन मान लो जेनेटिक मटेरियल है, फिर जब ये सेल डिवाइड करेगी यानी कि एक से दो बनाएगी, बोलो प्रोटीन दोनों जगह पर जाना चाहिए। अब दोनों सेल में ये प्रोटीन जाना चाहिए, तो फिर ये प्रोटीन रेप्लिकेट करना चाहिए, अपना एक और कॉपी बनाना चाहिए, जो कि प्रोटीन नहीं कर सकता है, या लिपिड नहीं कर सकता, कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकता बेटा। केवल डीएनए के पास ये प्रॉपर्टी है और आरएनए के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। तीसरा था, इट शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। देखो, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेटा, इसके पास स्कोप होना चाहिए कि ये थोड़ा म्यूटेट हो जाए, थोड़ा वेरिएशन, क्योंकि जब डीएनए में म्यूटेशन, अगर देखो, अगर डीएनए बिल्कुल अनम्यूटेबल हो जाएगा, फिर वेरिएशन आने का कोई चांस है नहीं, तो इसके पास थोड़ा सा वेरिएशन का चांस होना चाहिए। म्यूटेशन शुड हैव स्कोप फॉर चेंजेस, क्योंकि चेंज आएगी तभी एवोल्यूशन हो जाएगा, तभी इवॉल्व हो जाएंगे। चौथा, ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। दैट इज व्हाट यू हैव फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड डिस्कस इट सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब जेनेटिक कोड किसको कहते हैं भाई? देखो मेरा बच्चा, अगर मैंने यहां पर ये एक एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाया, एमआरएनए वाला मैंने, मान लो ये इसके पास बेसिस है, ठीक, मान लो ये है एयूजी, मान लो ये है यूयूयू, मान लो ये है सीसीसी, मान लो ये है मान लीजिए ये है जीजीजी, या ये है यूए, या जो भी है। देखो बेटा, द सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्टिव या सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेसिस ऑन द एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन। कोडॉन किसको कहते हैं? पहले कोडॉन है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive it is a sequence of 3 consecutive या successive nitrogenous bases
on the mRNA which code for an amino acid. ये हो गया कोडॉन की डेफिनेशन। देखो ये तीन सक्सेसिव या कंसेक्टिव बेसिस की सीक्वेंस जो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है बेटा इन पॉलीपेप्टाइड, इसको कोडॉन कहते हैं, इसको कोडॉन कहते हैं, इसको कोडॉन कहते हैं, इसको कोडॉन कहते हैं, इसको कोडॉन कहते हैं बेटे। सो एक बार फिर आइए, व्हाट इज कोडॉन? सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive या सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसिस ऑन द एमआरएनए व्हिच कोड फॉर एन अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसको कोडॉन कहते हैं। सर जेनेटिक कोड क्या होता है? फिर ये सारे कोडॉन्स मिलकर जो प्रोटीन फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन रखते हैं बेटा, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है ना बेटा? दिस व्हाट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड क्या है भाई, एक बार फिर लिख लीजिए भाई आप। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, the complete information for the polypeptide synthesis present in mRNA molecule, present in a mRNA molecule, इसको जेनेटिक कोड कहते हैं बेटा। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है बेटा, इसकी डिस्कवरी वन ऑफ द डॉन्टिंग टास्क मानी जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो कई सारे फील्ड्स के साइंटिस्ट्स ने इस पर काम किया है इसको डिसिफर करने के लिए, लेकिन हम बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना इतनी डिटेल्स में जाएंगे यार। आपको कोडॉन लिखना है, आपको जेनेटिक कोड की डेफिनेशन लिखनी है भाई, ये आपने लिख दिया तो ये काफी है। फिर है इसकी प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टी में पहला आएगा जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। सर ये क्या होता है? ये होता है सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive nitrogenous bases on mRNA form 1 कोडॉन, यानी कि हर कोडॉन जो है बेटा ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस का बना होता है। जेनेटिक कोडॉन इज ट्रिपलेट, दैट मींस ईच कोडॉन is made up of 3 successive nitrogenous bases, यानी कि 3 बेसिस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं भाई। यानी कि ये आप ऐसा नहीं कह सकते बेटा ये 2 बेसिस मिलकर एक कोडॉन है ना, या ये 2 बेसिस मिलकर एक कोडॉन है, नो बेटा ऐसा नहीं। तो आपको यहां पर ये याद रखना है कोडॉन ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, जैसे UUU, जैसे AUG, कोई भी कोडॉन उठा के देखो तो उसमें 3 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। उसके बारे में इसके बाद दूसरा चीज है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल या जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल लिख सकते हो। सर ये क्या मतलब होता है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल? मैं बता दूंगा आपको भाई। अगर मैं लूंगा एक कोडॉन है UUU, ये एक कोडॉन है, इट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। ये जो कोडॉन है वो भाई किसको कोड करता है भाई? फिनाइल एलेनिन को। ये हर जगह फिनाइल एलेनिन को कोड करे, चाहे ये एमआरएनए के बीच में हो, कहीं और हो, चाहे बैक्टीरिया में हो UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, चाहे प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में हो वहां पर भी UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, फंजे में हो वहां पर भी यही, ब्रायोफाइट में हो वहां पर भी यही, एनिमल में हो, मैमल में हो वहां पर भी यही। दैट इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, दैट इज ईच, दैट इज ऐसे लिखेंगे आप स्पेसिफिक कोडॉन कोड्स सेम अमीनो एसिड इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स। पूरा जो आप पढ़ते हैं ना बेटा ट्रांसजेनिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं आप यार, जीन ट्रांसफर करते हैं ना और किसी और सेल में प्रोडक्ट आप हासिल करते हैं, वो पूरा इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। अगर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होता तो बायोटेक्नोलॉजी कुड नेवर हैव बीन ए सक्सेस। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा मैं बोलूंगा इसके बारे में, तीसरा जो याद रखना है आपको बेटा, जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट। जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट।
यानी कि देयर आर, या ऐसे लिखेंगे हम, वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ये याद करिए। जैसे भाई जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट या रिडंडेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जेनेटिक डिक्शनरी में एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा भाई GGG, इट कोड्स फॉर ग्लाइसिन। GGU, इट कोड्स फॉर ग्लाइसिन। GGA कोड्स फॉर ग्लाइसिन। GGC कोड्स फॉर ग्लाइसिन। या UUU कोड्स फॉर फिनाइलैलानाइन। UUA कोड्स फॉर फिनाइलैलानाइन। तो ये आपको देखना है भाई, इसको डिजेनरेट नेचर कहते हैं कि यानी कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जेनेटिक डिक्शनरी में एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं बेटे। तो इसको हम कहते हैं डिजेनरेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। देखो कितने हो गए बेटा, आपका हो गया जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, है ना, जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज डिजेनरेट। एक और प्रॉपर्टी बताते चले हम आपको बेटा जेनेटिक कोड के बारे में, इट इज कॉमनलेस या नॉन पंक्चुएटेड। जेनेटिक कोड इज, या मैं कहूंगा जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। एक और प्रॉपर्टी है, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। देखो मेरे बच्चा ये क्या होता है, ये है AUG, ये है GGC, ये है UUU, मान लीजिए ये है CCA। देखो भाई ये कोडॉन्स डू नॉट शेयर बेसिस, मतलब मान लो अगर ये G है ना, G ये केवल इस कोडॉन का हिस्सा है, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी अदर कोडॉन। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने AUG यहां तक कर लिया फिर आप लिखेंगे GGG फिर C। देखो अगर ये करेंगे तो फिर ये G जो है ना, ये दो कोडॉन्स ने मिलकर शेयर किया, एक AUG है और दूसरा इसके साथ भी एक शेयर हो गया। ये ओवरलैप नहीं होता बेटा। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, दैट इज सिंगल नाइट्रोजनस बेस कैन बी पार्ट ऑफ ओनली सिंगल कोडॉन, कोडॉन्स कैन नॉट शेयर बेसिस। तो मैं लिख लूंगा जेनेटिक, हाँ कुछ वायरसेस में एक्सेप्शनली हो सकता है जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग, लेकिन हम जनरल फीचर्स को लेकर यहां बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ईच बेस इज पार्ट ऑफ each base is part of a single codon, or codons don't share bases। ये भी याद करना बेटा। हो गया इसका आपका एक और बेटे एक और फीचर हो गया, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। तो मेरा बच्चा ये याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज है बेटा जेनेटिक कोड की, जैसे हम कहते हैं बेटे जेनेटिक कोड जो है भाई ये नॉन मैं कहूंगा ये अनएम्बिग्यूअस होता है, ठीक है ना, नॉन पंक्चुएटेड होता है। मगर आपने दो चार लिख दी बेटा, ये काफी रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपको तो वहां, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। देखो भाई अगला जो इंशाल्लाह मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। बोर्ड एग्जाम्स को छोड़कर ये पूरा एक डिटेल्ड में मैं पढ़ाना चाहूंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप अगर आप में से कोई इसमें जुड़ना चाहता है बेटे तो आप जुड़ सकते हो उसमें बाद में, लेकिन बोर्ड के लिए जो है ना यार, बोर्ड के लिए यही है कि आपको बोर्ड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है और कितना आपने लिखना है, बस वो मैटर करेगा। अच्छा, वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ये तो आपको पता है, इट्स अ फेमस मॉडल विच हैज बीन व्हाट कॉल्ड एज प्रपोज्ड फॉर, ठीक है ना, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो है फेमस मॉडल है बेटा। इसको नाम में ही लिखा है, वाटसन और क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। असल में वाटसन क्रिक ने ये मतलब ना इसके पहले कुछ और काम हुआ था, एडविन चेरगॉफ ने दिए थे चेरगॉफ रूल्स, या एक्सरे डिफ्रैक्शन काम किया था मॉरिस विल्किंस और रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने, उन पर ये बेस्ड है। तो मैं लिख सकूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं यहां पर वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए
is based on Chargaff's rules and X-ray diffraction pattern. X-ray diffraction data of Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. तो चरगॉफ्स रूल्स पर है एंड एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ क्या मोरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. तो इसको आप कॉपी करिए. अब मामला है कि है क्या ये डबल हेलिकल मॉडल. ये डबल हेलिकल मॉडल है. ये बोलता है कि डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. डबल हेलिकल डीएनए consists of 2 strands. DNA consists of 2 strands. DNA 2 strands का बना रहता है बेटे. ठीक. Which are complementary to each other. Which are complementary to each other. पहला चीज आप लिखेंगे. डीएनए 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है. डबल हेलिकल मॉडल है 2 स्ट्रैंड का. मान लो अगर ये एक स्ट्रैंड है तो ये मेरा बच्चा इसका दूसरा स्ट्रैंड हो गया. ये 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है. अगर यहां पर ए है तो सामने टी होगा दूसरे स्ट्रैंड में. अगर यहां पर जी है तो सामने सी होगा. यहां सी है तो यहां जी होगा. यहां टी है तो यहां ए होगा. यही होता है डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है बेटा. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया ना बेटा. यहां अगर सामने वाले स्ट्रैंड में ए है तो जो दूसरी अगर इस वाले स्ट्रैंड में ए है तो सामने वाले स्ट्रैंड में टी हो. ठीक है ना. तभी आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया गया है भाई मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिख के देना. लिख के देना बेटा. मैं वेट करूंगा. अच्छा. कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दूसरा है द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. The 2 DNA strands are anti-parallel. The 2 DNA strands are anti-parallel. यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो ये 3' 5' है और इसी डायरेक्शन में ये क्या है 5' 3'. दैट इज इफ वन इज 3' 5' अदर वुड बी 5' 3'. इसी को हम कहते हैं बेटा 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी-पैरेलल. अब ऐसा नहीं कर रहे हैं इसको यहां से पढ़ोगे 3' 5' और इसको यहां से पढ़ोगे 3' 5' फिर बोलोगे सर ये पैरेलल हो गया. नहीं पैरेलल थोड़ी ना है. एक ही डायरेक्शन में देखोगे तो ये आपको एंटी-पैरेलल मिलेंगे बेटा. तो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी-पैरेलल. तीसरा जो है भाई ये जो बेसिस है ना भाई ये जो एक और चीज मैं कहूंगा भाई जो ये बैकबोन होता है इसका. देखो भाई मैं आपको यहां पर एक बना के दूंगा. फॉस्फेट शुगर बेस. फॉस्फेट शुगर बेस. फॉस्फेट शुगर बेस. फॉस्फेट शुगर बेस. देखिए भाई अगर यहां पर ये है ना बेटा ये आप यहां से देख सकते हैं बाहर की ओर शुगर और फॉस्फेट रहा. 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 ठीक है. इस स्ट्रैंड में देखेंगे बाहर शुगर फॉस्फेट रहा. शुगर फॉस्फेट रहा. शुगर फॉस्फेट रहा. शुगर फॉस्फेट रहा. तो इसी को हम कहते हैं ये जो बैकबोन है डीएनए का इस शुगर फॉस्फेट को हम मिलाकर कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए. हम कहते हैं जो डीएनए का बैकबोन है ये शुगर फॉस्फेट का बना है. यहां पर भी जो बैकबोन है ये शुगर फॉस्फेट का बना है
एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स। जो बेसिस होते हैं बेटा ये अंदर की ओर होते हैं। आप देखिए इस वाली स्ट्रैंड में बेसिस अंदर की ओर है, इस वाली स्ट्रैंड में भी बेसिस अंदर की ओर है बेटे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटीपैरेलल, ये तो आपने लिखा। तीसरा आप लिखेंगे बेटा, है ना, शुगर फॉस्फेट फॉर्म्स, शाबाश, बैकबोन ऑफ डीएनए। ये बनाते हैं भाई, दे फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, है ना भाई, बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। एक और चीज, अब ये जो बेसिस होती है ना बेटा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इनको आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूंगा, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स the two DNA strands are held together by hydrogen bonds between bases of two strands, between nitrogenous bases of two strands। ये भी आप याद करिए। एक और लिखेंगे आप, बेस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक। ये जो बेस पेयरिंग होती है भाई, ये हाईली स्पेसिफिक होती है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन एंड साइटोसिन विथ गुआनिन, ठीक। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने होते हैं भाई, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेटा। ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। देखो हमारे क्वेश्चन में आया था डबल हेलिकल मॉडल। देखो मेरा बच्चा, ये जो बेस पेयर्स होते हैं, मान लीजिए ये एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर है, जो दूसरा बेस पेयर होगा ये इसके ऐसे पैरेलल नहीं होगा ना, ना ही ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ये दो एडजेसेंट बेस पेयर होते हैं इंक्लाइन पर। मतलब अगर ये एक बेस पेयर है, जो दूसरा बेस पेयर है ना बेटा, वो इसके इंक्लाइन पर होगा, दैट वुड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 36, वो 36 के एंगल पर होगा बेटा। और जो नेक्स्ट बेस होगा, तो वो बेटा जो नेक्स्ट बेस पर होगा, सर आप ठीक है, और जो नेक्स्ट बेस पेयर होगा बेटा, वो इस पर इंक्लाइंड होगा एट 36। तो जब बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन हो जाएंगे और 36 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं बेटा, और जब 36 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो वो आएगा 360। तो पूरा डीएनए पूरा एक क्या बोलते हैं, हेलिक्स, एक पूरा सर्कल बनाता है भाई, ठीक है ना। और फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, फिर एक और स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है। ये डीएनए जो होता है बेटे, ये हेलिक्स के फॉर्म में होगा। अगर कोई पूछेगा डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में क्यों होता है, तो आप पूछ लेना, आप बोल देना बेटा ये हेलिक्स के फॉर्म में इसलिए होता है कि जो एडजेसेंट बेस पेयर्स होते हैं ना बेटा, ये इंक्लाइन पर होते हैं और 2 एडजेसेंट बेस पेयर्स आर एट इंक्लाइन ऑफ 36। तो इसलिए जब हम डीएनए ड्रा करते हैं बेटा, हमेशा हम इस तरीके से इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बच्चा, ठीक है। मान लो बेटे मेरे, मैं आपको कहूंगा यहां से डीएनए ने टर्न करना स्टार्ट कर दिया, यहां से आप यहां तक आ जाइए, तो ये डीएनए ने हाफ टर्न ले लिया, क्योंकि यहां पर एरो इसके ओर आ रहा है और यहां एरो इसके ओर जा रहा है भाई। कहने का मतलब है यहां तक डीएनए ने हाफ टर्न ले लिया, फिर एक और हाफ टर्न आप लेंगे, यहां से आएंगे तो यहां तक क्या आएंगे बेटे, यहां तक आएंगे। आप आराम से देख लेना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। जो डीएनए मतलब आपने यहां से टर्न लेना स्टार्ट कर दिया, यहां तक आते आते आपने हाफ टर्न ले लिया, ठीक है ना। यहां तक आते आते आपने क्या लिया भाई, हाफ टर्न ले लिया, और यहां पर बेटे जो है और हाफ टर्न ले लिया।
तो द कंप्लीट या वन कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द डीएनए. वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, one complete turn of DNA is equal to pitch of DNA, या इसको कहते हैं हेलिक्स लेंथ. और देखा गया है बेटा एक कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए में आपके ऐसे मान लो 10 बेस पेयर होते हैं. वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, one complete turn of DNA contains 10 base pairs. देखो ये जो पिच है ये मेजर की गई है बेटा, इट इज 3.4 नैनोमीटर. ये जो पिच मेजर की गई है ना बेटा डीएनए की, ये कितनी है? 3.4 नैनोमीटर. अब दो एडजेसेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये है 0.34 नैनोमीटर. दो बेसिस के बीच का है 0.34, एक हेलिक्स लेंथ है बेटा कितना? शाबाश 3.4 नैनोमीटर. और एक और चीज आपको लिखना है अंत में, इट फॉर्म्स डीएनए फॉर्म्स ए राइट हैंडेड हेलिक्स. डीएनए फॉर्म्स ए राइट हैंडेड हेलिक्स. सर ये क्या मतलब होता है डीएनए फॉर्म्स ए राइट हैंडेड हेलिक्स? इसका मतलब होता है भाई, जब ये अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस को इमेजिन कर लीजिए, जो ये दो स्ट्रैंड्स होती है ना बेटा, दे टर्न लाइक दिस. स्पाइरल मॉलिक्यूल है ना, और हर बार जब ये डीएनए टर्न हो जाता है बेटा, ये क्लॉकवाइज टर्न करता है, मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में कॉइल करता है. इसको देखो, अगर आपने इस पर कोई धागा बांधना है, ये एक्सिस है, तो एक है आप इसको इस तरीके से करिए, मतलब क्लॉकवाइज मैनर में, या उल्टा भी कर सकते आप. तो डीएनए जो होता है बेटा ये राइट हैंडेड फैशन में, मतलब ना स्पाइरल जो ये बनाता है या हेलिक्स ये बनाता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में बनाता है, इसलिए हम कहते हैं इट फॉर्म्स अ राइट हैंडेड हेलिक्स. तो इतना बेटा मेरा आपको याद करना पड़ेगा, इतना लिखेंगे आप तो काफी है बेटा. यू वुड फेच गुड मार्क्स. आवर प्रेयर्स आर विद यू. होप यू वुड डू वंडरफुली वेल इन द बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.